हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन नंबर 6 यानी फसलोत्पादन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अब तक पढ़ा गेहूं, बाजरा और जौ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे चावल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चावल भी क्या है, एक खाद्यान्न फसल है। जैसा आप सब जानते हैं, चावल को हम क्या कहते हैं, राइस भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम क्या कहते हैं, पैडी भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा। ओराइजा सेटाइवा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका वानस्पतिक नाम होगा ओराइजा सेटाइवा। इसका कुल क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेमिनी। इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, तो तीनों चीज क्या हो गई, वानस्पतिक नाम हो गया ओराइजा सेटाइवा, इसका कुल क्या हो गया, ग्रेमिनी, और उत्पत्ति स्थान क्या हो गया इसका, दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब जो है पुष्प क्रम इसका क्या होता है, पेनिकल। क्या बोलते हैं इसके पुष्प क्रम को, पेनिकल बोलते हैं। ठीक है, इसके दाना या जो फल का जो प्रकार होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। यानी कि जो चावल का दाना होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। सभी जानते हैं ये चीज़ कि गेहूं और चावल ये दो क्या है हमारे देश की और सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल है उनमें से एक है। यानी गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो है कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि चावल में बोनेपन के लिए जो है डीजीवू जीन जो है जिम्मेदार होता है। यानी कि जो चावल में बोनापन होता है वो किसके कारण होता है, डीजीवू जीन के कारण होता है। अब इसके कुछ महत्व है वो देख लेते हैं। धान में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है स्टूडेंट, 75 से 80% तक पाया जाता है। 75 to 80% क्या होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट होता है। तथा धान में स्टार्च भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च की मात्रा भी इसमें भरपूर होती है। और राजस्थान में जो है धान की खेती हम कहाँ कर सकते हैं, कोटा, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर जिलों में प्रमुखता से की जाती है। जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर मुख्यतः हम इसकी खेती ज़्यादा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जलवायु कैसी चाहिए, धान के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैसी चाहिए, गर्म एवं नम। और धान की खेती में कितना चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। मतलब जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो तभी हम जो है इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। अच्छी वृद्धि व परिपक्वता के लिए क्या चाहिए, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, मृदा या भूमि कैसी चाहिए इसके लिए, धान की खेती के लिए चिकनी दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। कैसी, चिकनी दोमट मृदा। उसके अलावा जो जलधारण क्षमता है मृदा की वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और जीवांश पदार्थ भी क्या होने चाहिए, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। तो ये काय की बात हो गई, जलवायु और मृदा की बात हो गई। अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। भाई किस प्रकार से जो है चावल खेती करेंगे हम जब, या फिर हम चावल या धान हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जब हम खेती करेंगे तो किस प्रकार से खेत को तैयार किया जाता है वो देखते हैं। धान की फसल के लिए खेत की तैयारी दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से। पहला कौन सा है आपका, खेत में सीधी बुआई यानी कि डायरेक्ट बुआई करना। अब इसमें क्या है, देखें, इसके लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से की जाती है। मतलब पहले तो आप क्या करो, मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दो। उसके बाद 2 से 3 जुताई कहाँ से करो, हैरो या कल्टीवेटर से कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बुआई के 15 दिन पूर्व सिंचाई करते हैं। ठीक है, जब खरपतवार आ जाते हैं तो हैरो चलाकर खरपतवारों को मिट्टी में मिला देते हैं तथा इसके बाद उपयुक्त पाटा चलाकर भूमि को समतल कर धान की बुआई कर देते हैं। तो ये कौन सी विधि है, जब हम डायरेक्ट यानी सीधी बुआई करते हैं, ये उसकी तैयारी है। अगर हम रोपाई करेंगे, ठीक है, तो उसमें कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए आप रोपाई के अंदर किस प्रकार से करोगे। इस प्रकार की खेती में पानी की पर्याप्त मात्रा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, 20 से 25 टन तो आप क्या मिला दोगे, उसमें गोबर की खाद मिला दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, पाटा लगाकर खेत को समतल कर दोगे और पौधे की रोपाई कर दोगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप रोपाई वाली विधि अपना सकते हो। उसके बाद इसके किस्मों के बारे में बात करते हैं। तो किस्में कौन कौन सी होगी, अगर सीधी बुआई की बात करें तो सीधी बुआई में कौन कौन सी, बाला, पूषा 2 से लेकर 21 तक। ठीक है, ये कौन सी सीधी बुआई के लिए किस्में हैं आपकी। उसके
बाद अगर रोपाई हेतु की किस्में की बात करें तो कौन कौन सी हो सकती है, जया, कस्तूरी, रत्ना, बासमती, माही, सुगंधा, चंबल, ये सब। इसके अलावा और भी हो सकती है, हमने यहाँ लिमिटेड जो है किस्में पढ़ी है। उसके अलावा संकर किस्में देखिए आप कौन कौन सी हो सकती है, पंत संकर, धान वन, पूसा राइस, हाइब्रिड 10, इस प्रकार से ये किस्में हैं। इसके अलावा और भी अन्य किस्में हैं जो कौन कौन सी है, पूसा 33, पूसा 44, गोविंद, साकेत 4, IR 8, ये सारी क्या है, धान की किस्में हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर बीज दर की, तो बीज दर क्या होगी इसके अंदर, अगर आप सीधी बुआई के लिए बीज दर देखते हैं तो क्या होगी स्टूडेंट, 80 से 100 किलो पर हेक्टेयर होगी। कितनी होगी, 80 से 100 किलो पर हेक्टेयर होगी। और अगर आप रोपाई की बात करते हैं, ठीक है, प्लांटेशन करोगे तो आप कितना होगा, 40 से 50 kg पर हेक्टेयर होगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगर बीज उपचार देखते हैं हम, तो क्या है बीज उपचार में स्टूडेंट्स, देखिए बीज उपचार में सर्वप्रथम धान के बीजों की नमक के 2% घोल से उपचारित करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जीवाणु अंगुमारी रोग के बचाव हेतु 2.5% ग्राम कार्बेंडाजिम बीज तथा 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बीज से आप क्या करोगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से बीज को उपचारित करोगे। ये इसका क्या है, धान का बीज उपचार है। ठीक है, उसके बाद अगर बुआई का समय देखते हैं हम, तो क्या है, देखिए धान की बुआई का समय वर्षा शुरू होते ही कर देनी चाहिए। मध्य जुलाई तक इसकी बुआई की जा सकती है। आप जानते हैं कि जो चावल होता है या जो धान जो होता है उसके लिए हमको क्या होती है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए ये कब किया जाता है, जब बारिश का जो है जहाँ पर अच्छी होती है और बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर की जाती है। इसीलिए क्या है कि धान की बुआई कब कर देनी चाहिए, कि वर्षा शुरू होते ही जो है इसकी बुआई कर देनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बुआई की। तो बुआई कितने प्रकार से हो सकती है, इसकी 2 प्रकार से हो सकती है। सीधी बुआई की विधि, ठीक है, देखिए यह 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पंक्तियों में बुआई करना और दूसरी है आपका रोपाई करना। सेकंड वाली कौन सी है आपकी, रोपाई करना। देखिए पहले देखिए आपकी पंक्तियों में बुआई किस प्रकार से करोगे आप, देसी हल या सीड ड्रिल व मशीन की सहायता से धान के बीजों को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोया जाता है। ये तो कब करेंगे, जब हम पंक्तियों के अंदर बुआई करेंगे। अगर हम रोपाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इस विधि में पौधों की दूरी जो है आप कितनी रखोगे, 10 सेंटीमीटर रखोगे तथा कतार से कतार की दूरी कितनी रखोगे, 20 सेंटीमीटर, यानी P × R की दूरी कितनी रखोगे आप, 10 × 20 रखोगे सेंटीमीटर। ठीक है, इस विधि में नर्सरी में तैयार किए गए पौधों का प्रयोग करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप रोपाई कर रहे हो तो रोपाई के अंदर बीज तो डालोगे नहीं, आप क्या करोगे, जो नर्सरी में पौध तैयार की जाएगी उसी को तो रोपाई करोगे। उसके बाद है अब नर्सरी में तैयार करने की विधियाँ। ठीक है, इसको देखते हैं हम कि नर्सरी में किस प्रकार से जो है पौध तैयार की जाती है। देखिए नर्सरी तैयार करने की विधियाँ, इसके अंदर सबसे पहला है आपका गीली क्यारी विधि। ठीक है, ये भी 2-3 प्रकार से होता है, इसको देखेंगे हम। सबसे पहला है गीली क्यारी विधि। इसमें देखिए इस विधि में खेत में पानी भरकर 2 से 3 जुताई करके मृदा को लेह युक्त बना दिया जाता है। इसके 1-2 दिन बाद खेत को छोटे छोटे भागों में बांटकर क्यारियाँ तैयार कर लेते हैं। 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए 8 × 1.25 मीटर आकार की क्यारियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन क्यारियों में 250 ग्राम क्या डाल दोगे आप, यूरिया डाल दोगे तथा 500 ग्राम क्या डाल दोगे आप, SSP डाल दोगे पर 10 वर्ग मीटर के हिसाब से। ठीक है, और 20 से 30 दिन बाद क्या कर दोगे आप, पौध रोपाई योग्य हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो हो गई गीली क्यारी विधि। उसके बाद है शुष्क क्यारी विधि। शुष्क क्यारी विधि में क्या होता है स्टूडेंट, इस विधि में भी 2-3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए 8 × 125 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इन क्यारियों में बीजों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोया जाता है। कहाँ में बोया जाता है, कतारों में। और इस विधि के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, 20 से 30 दिन में पौध तैयार कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ेंगे डेपोक विधि, ये सबसे इम्पोर्टेंट बोली जाती है और अधिकतर ये जो है पूछी भी जाती है, धान की जो डेपोक विधि की है वो क्या है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए इस विधि का आविष्कार कहाँ हुआ था, IRRI के द्वारा जो है इसका आविष्कार हुआ था। इस विधि में 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। कितना स्थान चाहिए, 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान चाहिए। इस विधि में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस विधि के
अंतर्गत 3 किलो वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों की लगभग 11.5 सेंटीमीटर मोटी परत हो। केले के पत्ते की जूट के बोरी अथवा सीमेंट के फर्श पर बिछाकर उनमें प्रतिदिन पानी देते रहते हैं। कहाँ पे? या तो केले का पत्ता या बोरी, सीमेंट का बोरी वगैरह जो होता है उसका फर्श पर बिछा करके जो है आप जो है इसके अंदर क्या करोगे, प्रतिदिन पानी दोगे। इस विधि द्वारा 11 से 13 दिन में ही पौध तैयार हो जाती है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, कितना दिनों में हो रही है? 11 से 13 दिन में ही जो है आपकी पौध तैयार हो रही है। यह विधि अधिकतर दक्षिण भारत के किसानों द्वारा अपनाई जाती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। देखिए खाद और उर्वरक में क्या चाहिए आपको? धान की फसल के लिए 100 से 120 किलो कितना चाहिए होता है? 100 से 120 किलो तो क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है। उसके अलावा 80 केजी पर हेक्टेयर आपका क्या चाहिएगा? फास्फोरस चाहिएगा। पोटेशियम कितना चाहिए होगा? 40 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, पौध रोपाई के 3 से 4 सप्ताह पहले ही 20 से 25 टन FIM जो है खेत में मिला दी जाती है। और जो है इसके अंदर जिंक सल्फेट यानी जिंक की कमी भी जो है इसमें हो जाती है। जब हम धान की खेती करते हैं तो जिंक की कमी भी रहती है खेत में, तो हम क्या कर सकते हैं? जिंक की कमी के लिए आप क्या कर सकते हो? 25 किलो ZnSO4 पर हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई खाद और उर्वरक की। अब अगर सिंचाई की बात करें तो क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी होगी इसकी? धान की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य रूप से की जानी चाहिए। धान की क्रांतिक अवस्थाएं जैसे कौन कौन सी होगी? कल्ले फूटते समय, बालियां निकलने समय, बालियों की दूधिया अवस्था तक, फसल पकते समय जो है सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इसकी क्रांतिक अवस्थाएं होगी और इन टाइम पे आपको सिंचाई अवश्य रूप से करनी पड़ेगी। फसल पकने के 2 सप्ताह पूर्व खेत में भरे हुए पानी को निकाल देना चाहिए। और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने योग्य होती है कि जब फसल पक जाती है तो उसके 2 सप्ताह पूर्व ही आपको क्या करना चाहिए? जो खेत में पानी भरा होता है उसको निकाल देना चाहिए। ठीक है, अब खरपतवार नियंत्रण देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए धान की फसल में घास कुल की प्रजातियों के नियंत्रण के लिए 2 या 3-4 प्रेटिलाक्लोर दवा 125 ml पर हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए आप कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हो? 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बात करते हैं रोग की, तो रोग में कौन सा? एक तो धान में तना छेदक। ठीक है, कौन सा रोग होगा? धान में तना छेदक, कीट। अगर हम बात करें कीटों की तो पहला आपका कौन सा होगा? धान में तनाछेदक कीट होगा। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 3% कण 20 किलो या फोरेट 10% कण 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप क्या कर सकते हैं? छिड़क सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? उसका नियंत्रण आप कर सकते हो। अगला है आपका धान का बग कीट। ठीक है, तो इस कीट की रोकथाम के लिए आप कहाँ का यूज़ कर सकते हो? एंडोसल्फान का यूज़ कर सकते हो। तो इसके प्रमुख जो कीट होंगे वो 2 होंगे, एक तो धान में तनाछेदक और दूसरा है धान का बग कीट। अब बात करते हैं प्रमुख रोगों की। ठीक है, रोग कौन कौन से हैं देखिए स्टूडेंट। सबसे पहले धान में जो है आपका खेरा रोग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। ये कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि धान का जो खेरा रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? वो होता है आपके जिंक की कमी के कारण। ठीक है, तो धान का खेरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है और ये हमेशा मोस्ट ऑफ द जो आपके कंपटीशन एग्जाम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनमें ये सवाल आता ही आता है, आप देखोगे ये चीज़ आगे। ठीक है, धान का खेरा रोग किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। ठीक है, अब यह रोग धान की फसल में जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण होता है तथा इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। इसकी रोकथाम करने के लिए धान की रोपाई से पूर्व 25 किलो जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं। अब भाई सही बात है, अगर जिंक की कमी हो जाएगी तो आप उसकी कमी को दूर करने के लिए क्या करोगे? जिंक से रिलेटेड पोषक तत्व मिलाओगे। तो हम क्या करेंगे? जिंक सल्फेट जो है वो पोषक तत्व मिला देंगे। और खड़ी फसल में अगर लक्षण दिखाई दे दे तो आप क्या करोगे? 0.5% ZnSO4 के घोल का छिड़काव करोगे। ठीक है, ये हो गया आपके खेरा रोग का नियंत्रण। दूसरा है आपका पत्ती धब्बा रोग।
इस रोग के कारण पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। काहे के? भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, इसकी रोकथाम करने के लिए आप क्या करोगे? मैनकोजेब दवा का इस्तेमाल करोगे। काय का इस्तेमाल करोगे आप? मैनकोजेब दवा का। तो ये आपके क्या हो गए? इंपॉर्टेंट रोग हो गए। अब बात करते हैं उपज की। उपज कितना आपको प्रोडक्शन मिलेगा? तो आपका अगर असिंचित क्षेत्र स्टूडेंट्स तो कितना मिलेगा आपको? 45 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको इसका प्रोडक्शन मिलेगा, उपज मिलेगी। और अगर सिंचित क्षेत्र में बात करते हैं तो कितना मिलेगा आपको? सिंचित क्षेत्र में 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात हो गई आज हमारे राइस, चावल या पैडी। ठीक है, हम तीनों में से किसी भी नाम से इसको जो है पुकार सकते हैं या धान भी कह सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? धान पढ़ा है। अब अगली क्लास में अगली फसल के बारे में पढ़ेंगे। आप जो है इसको जो है पूरी अच्छी तरीके से नोट्स बना के उतार लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।